कि मैं तो रात को बैठता हूँ कई बार, एक आध रम पीता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि कर देना चाहिए गाना, और अपना माइक्रोफोन उठाता हूँ और मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। आपके लिए ओजी रॉकस्टार कौन है? मैं तो किशोर कुमार सुनता था। एंड ही वाज अ रॉकस्टार टू यू? रॉकस्टार हो या ना हो, मेरे तो आइडल थे। यंग जनरेशन को बोलता हूँ कि उनके गाने सुनो यार, क्या बंदा, मतलब आप गिफ्ट था, भगवान ने भेजा था उस बंदे को। सिनेमा मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया है यार, साफ सी बात है, ऑक्यूपेशन है। सिनेमा से मैं पैसे कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ। फिर मैं अपना आराम से थिएटर करता हूँ, पोट्री लिखता हूँ अपनी, मैं बैंड के साथ ट्रैवल करता हूँ, वो मेरा पैशन है। पूर्वों से बड़ा झगड़ा करता था मैं कि आपकी ये बात मुझे नहीं माननी। फिलोसफी के टीचर्स थे, मैं उनसे पूछता था कि आप भगवान है तो बताओ मुझे, वरना मैं नहीं मानूंगा। वो एक्टिंग के टीचर्स थे, एक्टिंग में तो बहुत झगड़े हुआ करते थे कि मतलब आप बोलते हो कि आंसू नहीं आने चाहिए, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं आने चाहिए, बताओ मुझे। तो उसमें जब तक आप पंगे नहीं लोगे ना, तो ऐसे स्मूथ रिलेशनशिप से क्या फायदा है यार? चल रही है, क्या मतलब है साला? कोई जिंदगी में कुछ तो पंगा हो ना आपके, तब कहीं जाकर मजा आता है किसी संबंध को जीने का। हमने सोचा था कभी अगर आपसे गुफ्तगू होगी, ये शेर आपको सुनाया जाएगा, तो शेर हमने आपके लिए ये कहा था। Hey guys, welcome to चलचित्र टॉक्स। मेरा नाम दिशा है and this is Zomato presents Discovering Music. In this show, we explore the heart of music by talking to some of the most talented musicians about their processes, inspirations and stories behind their art. In this episode, I got to talk to the Piyush Mishra, जिनके साथ मैंने अलग-अलग इमोशंस को डिकोड किया, हार्ट ब्रेक की इंपॉर्टेंस को समझा एंड एक रॉकस्टार कौन होता है ये जाना। So sit back and dive into this amazing conversation with us. हेलो सर, वेलकम टू चलचित्र टॉक। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल? ऑल गुड, आप कैसे हो? बस फिट फाट। सर मैंने बहुत सोचा कि ये कैसे शुरू किया जाए कॉन्वर्सेशन एंड कुछ सूझा नहीं, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हम आपके लिए कुछ तोहफे लेके आए, तो एक पहला आपको दे देती हूँ। हाँ, वहीं लाओ, से शुरुआत करते हैं। वाह, क्या है ये? अरे बड़ा लंबा चौड़ा, ये तो कोई फोटो लग रही है ना? हाँ, आप खोल लो ना। और वाह वाह, ये तो पुरानी याद है। 6 अगस्त 1985, 6 अगस्त 1985, plays Man Equals Man, director is Fritz Benevitz and I am in third year of NSD. लो जी, संभालो इसको। सर आई कैन इमेजिन कि वो पुरानी यादें देख के आपको कई इमोशंस आए होंगे, मे बी नॉस्टैल्जिया इज वन ऑफ देम। तो आपका नॉस्टैल्जिया एज एन इमोशन से क्या रिश्ता है? अरे बड़े सारे रिश्ते हैं, हर बंदे के रिश्ते हैं ना उससे। तो आप पुरानी यादें जो हैं आती हैं, पुरानी यादें बरकरार रहती हैं आपके दिमाग में, तो बड़े सारे रिश्ते हैं। ये जब मैं तो पढ़ रहा था NSD में, बड़ा यंग था, 20-22 साल का लड़का था उस वक्त। जो है सारे परफॉर्मेंसेस जो है, इतने बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस किए, वो सब जो है दिमाग में है, टीचर्स दिमाग में है, उस वक्त स्टूडेंट्स दिमाग में हैं, अपने बैचमेट्स दिमाग में है, अपने से जूनियर्स, ये इरफान खान, अमिताभ वशिष्ठ वगैरह, ये जूनियर्स थे मेरे 1 साल। तिग्मांशु धूलिया, संजय मिश्रा, नवनीत निशान, ये जो है निर्मल पांडे, ये 3 साल जूनियर थे मेरे से। तो उस वक्त वो 80s का दौर था, ये 85-86 चल रहा था। तो उस वक्त के खूब सारी चीज़ें हैं यार, उस वक्त की यादें हैं। उस वक्त दिल्ली कैसा हुआ करता था, इंडिया कैसा हुआ करता था, बंदे कैसे हुआ करते थे, पहरावा क्या हुआ करता था। उस वक्त इंटरनेट नहीं आया था, मोबाइल्स नहीं थे, व्हाट्सअप नहीं थे, प्यार करने के लिए आपको ख़त लिखने पड़ते थे ज़रूरी में, आपको इनलैंड्स लिफाफे थे, पोस्ट कार्ड तुमने देखे भी नहीं होंगे, तुम कर रही हो नहीं है, देखे भी नहीं होंगे। वो इनलैंड्स थे नीले कलर के, फिर जो है पोस्ट कार्ड थे, 10 पैसे के आया करते थे एक पोस्ट कार्ड। तो इतनी सारी यादें थी उस वक्त की। बड़े सारे लव अफेयर्स थे, हर बंदे के होंगे, मेरे नहीं, हर बंदे के होंगे। और जो है उनको कौतूहल था, क्यूरोसिटी थी ज़िंदगी के बारे में जानने की कि कैसे होने वाली है ज़िंदगी। पढ़ रहे थे तो बिल्कुल बेखौफ थे, मतलब अभी तक ज़िंदगी से वास्ता नहीं पड़ा था, वो तो बाहर निकलने के बाद मालूम पड़ा कि बल्ले यार लाइफ कैसी होती है। तो उस वक्त जो बड़े निश्चिंत थे, मतलब बड़ा बेफिक्री का दौर था। तो यही था। बट आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि क्या ये आइडियलाइज्ड वर्जन है आपके पास्ट का, या मतलब एग्जैक्टली यही हुआ था? यही होता है यार। आइडियलाइज्ड वर्जन कुछ नहीं होता है, यही होता है कम बेशी के साथ में, आदमी के साथ में यही होता है। उस वक्त जो है मतलब कम से कम वो 3 साल NSD के जो थे बड़े बेफिक्रे थे, कोई वरीज नहीं थी, कोई सरकार पढ़ा रही थी हमको, स्टाइपेंड था हमारे सर पे, इतना स्टाइपेंड मिलेगा, तो इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उस वक्त तो यही था। हर बंदे का यही होता है यार, हर बंदे का यही होता है।
क्योंकि कहते हैं ना कि नॉस्टैल्जिया इज अ डर्टी लायर, तो क्या पता। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? स्मृति जो होती है ना आपकी, याद जो होती है, याद को कभी बहुत पास से नहीं देखना चाहिए। याद को दूर, स्मृति को हमेशा डिस्टेंस से देखना चाहिए, तो वो सुख देती है। आप अगर बहुत पास चले गए उसके, तो हमेशा अच्छी हो या बुरी हो, हमेशा आपको तकलीफ देगी। अगर अच्छी होगी तो आपको लगेगा क्यों चली गई, और बुरी होगी तो वैसे ही आपको तकलीफ देगी। तो याद को जो हमेशा, स्मृति को हमेशा जो है थोड़ा डिस्टेंस से देखना चाहिए, तब कहीं जाकर वो अच्छी लगती है। तो मेरी सारी स्मृतियाँ जो है, मैं आज की तारीख में ऐसी आदत बना चुका हूँ कि डिस्टेंस से देखूँ, मैं दूर से देखूँ उसको, तो इसलिए अच्छी लगती हैं, भाती हैं कि ऐसा भी हुआ था कभी। सर, आपके जो भी गाने हैं, पोइट्री है, उसमें बहुत सारे इमोशंस उभर के आते हैं। मुझे जानना है कि एक ऐसा कौन सा इमोशन है मोर ऑफन देन नॉट जो आपकी क्रिएटिविटी को सबसे ज़्यादा फ्यूल करता है? एक तो इमोशन नहीं है डालेंगे, एक तो इमोशन नहीं है, सारे इमोशंस हैं। सारे? हाँ हाँ, एक और इमोशन आपका फेवरेट कौन सा होगा? अगर फेवरेट भी नहीं बता सकता, ऐसे नहीं बता सकता वो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गिवन सर्कमस्टांसेस ना, कि किस चीज़ में गाना बनाना है। प्यार बनाना है तो आपको उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, है ना। तड़प पे बनाना है तो हुस्ना, वीर रस बनाना है तो आरंभ प्रचंड, नॉस्टैल्जिया बनाना है तो एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियाँ, ऐसे ही जो है। और मस्ती बनाना तो विस्की है, विस्की गाना हमारा, विस्की तू मेरी जान, विस्की तू मेहरबान, विस्की तू इनकलाब है। तो ये अलग अलग किस्म के इमोशंस जो होते हैं वो कैप्चर करने पड़ते हैं आपको, तो वही होता है। तो एक इमोशन कोई लेके नहीं चलता, कभी कैरी करके नहीं चलता, हमेशा जो अलग अलग इमोशंस ही कैरी करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान को एक कोई इमोशन होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल या मेरा डिफ़ॉल्ट जो इमोशन होता है कोई भी सिचुएशन, वो पहले होता है कि गुस्सा आता है मुझे और फिर मैं रोने लग जाती हूँ, उस हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा है मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। ऐसा हर इमोशन जो है साथ में काम करता है। तकलीफ तो है ही है, तकलीफ तो है ही है, हर चीज़ में तकलीफ है, तकलीफ तो है ही है। तकलीफ बेसिकली तकलीफ नहीं जन्मा इन सब चीज़ों को, तकलीफ से ही जो है आपके घर पैदा हुआ है, तकलीफ से ही हुस्ना पैदा हुआ है, तकलीफ से ही आरंभ प्रचंड पैदा हुआ है, तकलीफ से ही बगल में चांद पैदा हुआ है। तकलीफ तो है ही इसमें, तकलीफ से बेचैनी तो है ही इसमें, हर चीज़ में बेचैनी, बिना उसके कुछ भी नहीं हुआ है। तकलीफ और तजुर्बे जो हैं, जो एक्सपीरियंसेस जो हैं, अनुभव जो हैं, वो हैं इनके पीछे। अनुभव हमेशा, कैसे भी अनुभव हों, आपके अच्छे हों या बुरे हों, हमेशा अनुभव बढ़िया ही होते हैं। आपके बुरे एक्सपीरियंसेस भी आपके इवेंचुअली काम में ही आते हैं, तो आप इवेंचुअली उनको इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये ख़राब एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। सो आप जैसे कह रहे हो, उससे मुझे एक सवाल आ रहा है, डू यू एवर वंडर इफ़ योर आर्ट लव्स यू जस्ट एज मच एज यू लव इट? क्योंकि कोई भी कला के लिए या क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं और उसे लाइफ लॉन्ग नर्चर करना पड़ता है, बट शायद कभी वो एक पॉइंट आता है where you start resenting all the sacrifices you have given for it. रिजेंट नहीं करता मैं। नहीं, सेक्रीफाइसेस तो खूब क्या सेक्रीफाइस किया मैंने, मतलब मैंने हर चीज़ का इस्तेमाल किया, सेक्रीफाइस तो कुछ नहीं किया आज तक। आपको ऐसे नहीं लगता अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते, कोई और मतलब नॉर्मल जॉब होती जो आर्टिस्टिक आपके साइड को आपको कॉन्स्टेंटली उसके टच में नहीं रहना पड़ता, तो मे बी थोड़े आप स्टेबल? तब मैं अधिक डिस्टर्ब होता। अच्छा, हाँ, तब मैं अधिक डिस्टर्ब होता। मैं ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है जो बिना किसी खटके के जो है चली जा रही है, चलिए प्लेन जो है, प्लेन न्यूट्रल ज़िंदगी है, फ़ायदा नहीं है कोई। ये सब जो बेवकूफ़, ये जो है सेकेंड रेट सिटीजनशिप होती है। ये ऐसे ही बंदे बिताते हैं जिनका ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होता, ध्येय नहीं होता। जिनको ज़िंदगी में कुछ करना होता है वो तकलीफ़ें उठाते हैं, वो तकलीफ़ों को इन्वाइट करते हैं। बल्कि मेरी ज़िंदगी में जब तकलीफ़ें नहीं थी तो मैं इन्वाइट किया करता था उनको। रिलेशनशिप अगर अच्छी चल रही है तो क्यों चल रही है, तो रिलेशनशिप में स्पॉइल करना है उसको, जो है इन्वाइट करो सामने, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करो, तो उसमें जो है मज़ा आता है। उसमें अगर स्मूथ चल रही है, आपकी लड़की से संबंध चल रहा है मेरा और स्मूथ चल रहा है, जब तक डांट पिटाई नहीं हो, जब तक आपके ये नहीं हो कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी, मैं वहाँ पर क्यों गया था, या अलग होते हैं आज के बाद में बात नहीं करते हैं, ये तो एक चीज़ बताई मैंने, ये तो लड़की से रिलेशनशिप बतलाई। इसके अलावा पेरेंट्स से जो है, आपके फ्रेंड से, फिलोसफर से, गाइड से, सबसे जो है, गुरुओं से बड़ा झगड़ा करता था मैं कि आपकी ये बात मुझे नहीं माननी, आप कैसे बोलती हो कि बात सही है, मेरे तो इस पर आपत्ति है, घनघोर आपत्ति, मतभेद हैं। ऐसी टीचर्स से कि जो है, मतलब मेरे पॉलिटिक्स के टीचर थे, उनसे बोला करता था कि कम्युनिज्म क्या, मतलब आप जो बोलते वही सही है। फिलॉसफी के टीचर्स थे, मैं उनसे बोलता था कि अब भगवान है तो बताओ मुझे, वरना मैं नहीं मानूंगा, हु केयर्स फॉर गॉड। ऐसी जो है आपकी मतलब एक्टिंग के टीचर्स थे, एक्टिंग में तो बहुत झगड़े हुआ करते थे कि मतलब आप बोलते हो कि आंसू नहीं आने चाहिए, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं आने चाहिए, बताओ मुझे कारण बताओ, तो रीज़न बताओ मुझे।
तो उसमें जो है जब तक आप पंगे नहीं लोगे ना, तो ऐसे ये स्मूथ रिलेशनशिप से क्या फ़ायदा है यार? चल रही हैं, क्या मतलब है साला? कोई ज़िंदगी में कुछ तो पंगा हो ना आपके, मतलब डिप्रिवेशन तो हो कुछ साला, तब कहीं जाकर मज़ा आता है किसी संबंध को जीने का। तो इसलिए जो है मैंने तो बहुत संबंध ऐसे किए, अधिकतर संबंध ऐसे किए, अधिकतर क्या 100% संबंध ऐसे किए जिसमें कि जो है पंगे हों। पर ये क्या रोमांटिसाइजेशन ऑफ पेन नहीं कहलाएगा? कह सकते हो, कह सकते हो, बाकायदा कह सकते हो। पेन का जब मज़ा लो आप, जो है मतलब आपके लिए बड़ा मज़ा, पेन का अगर आप मज़ा लोगे तो आपको सुख देगा वो। पेन का मज़ा, पेन से अगर पेन हो जाओगे आप तो मर जाओगे यार आप। इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं ज़िंदगी में कि अगर सबको एंजॉय करने लगोगे तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप इफ़ यू बिकम इफेक्टेड बाय ऑल दीज पेन्स ना, तब तो मर जाओगे आप। इतनी तकलीफ है ज़िंदगी में, इतनी तकलीफ है ज़िंदगी में, प्रकृति ने इतनी तकलीफ़ें दी हैं आपको ज़िंदगी में, तकलीफ़ें दी हैं। वो खाली 10 साल तक जब तक आप माँ की गोद में रहते हो या बच्चे बने रहते हो, तब तक आपको एक सुरक्षित वातावरण मिलता है अपनी ज़िंदगी जीने का। उसके बाद में व्हेन यू बिकम मैच्योर, 15 साल के बाद में आपको मालूम पड़ता है कि यार हर तरफ विसंगति है, आयरनी है, हर तरफ आयरनी है। तो आप कहीं भी स्मूथली नहीं चल सकते, आप ढंग से नहीं चल सकते, आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी। आपको जो है बचपन में वही माँ जो है, वही बाप जो है, जो आपका बाप था 10 साल तक, आप बड़ा होने के बाद में आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है पिताजी में, ऐसे बिहेव नहीं कर रहे, वैसे बिहेव नहीं कर रहे, ट्रैफिक सिग्नल वाले ने रोक लिया तो आपको प्रॉब्लम है, तूने पैसे क्यों मांगे साले हमसे, पैसे क्यों मांगे हमसे, घूस लेता है, ये सब बातें जो है धीमे धीमे इंस्टीट्यूट से, प्रिंसिपल से, आइडियोलॉजी से आपको धीमे धीमे परेशानी होने लगती है जैसे आप बड़े होते हो, और उससे जूझना है ज़िंदगी का नाम है, और क्या। सर, आपका एक नया एल्बम आ रहा है एंड आप अभी नेक्स्ट मंथ से टूर करना भी शुरू करने वाले हो। तो मैं जानना चाहती थी कि एट 62 व्हाट डज इट मीन फॉर यू टू बी अ रॉक स्टार? रॉक स्टार तो क्या बना यार मैं, 62 मतलब 62 यार राइप एज है, मतलब बढ़िया एज है। ये एम्फसाइज करना ज़रूरी है कि रॉक स्टार एट 62 करते हैं लोग बाग, इसलिए मैं मान लेता हूँ, मैं तो नहीं बोलता। 62 तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी यार, झक मार के। भाई 62 का हो गया, अब ये तय बात है, अब आई कांट डिफाई माई एज, है ना। 62 का हो गया, अभी तक काम कर रहा हूँ, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 62 की उम्र में लोग बाग, मेरे दोस्त बोलते हैं मुझसे कि यार अब शांत हो जाना चाहिए तुमको, एक जगह बैठना चाहिए, तो वो भी नहीं कर रहा मैं, वो भी खूब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, थक रहा हूँ, है ना। रॉक स्टार हो गया, रॉक स्टार अब वो भी मानना पड़ेगा यार, हो तो गया है भाई, आपके मतलब पॉपुलैरिटी है, तालियां वालियां बज रही हैं, सब चीज़ें, तो रॉक स्टार इसी को कहते होंगे। लड़कियां ऑटोग्राफ मांग रही हैं, तो क्या क्या बुरी बात है उसमें, ठीक है हो गया। अब उसमें जो है मतलब सर पे नहीं चढ़े ये सर पे नहीं चढ़े, बस खास बात ये है, इसमें से कोई भी चीज़ सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। सर पे चढ़ गया तो मर गया, मतलब ईगो जहाँ आ गया ना डार्लिंग, ईगो जहाँ आ गया वहाँ मर गया। जैसे ही आपने इसको अपने सर पे चढ़ने दिया, मर जाओ। प्रकृति बड़ा बुरा मारती है, देयर इज सम पावर ओवर देयर, देयर इज सम पावर, वेदर बिलीव इट और नॉट, देयर इज सम पावर ओवर देयर। कोई पावर है जो बड़ा बुरा मारती, पटक के मारती। जैसे ही आपने ईगो किया ना कि हमें ये हो गया वो हो गया, बड़ा बुरा पटक के मारती है, आपकी औकात याद दिला देती। तो ये मैंने देखा है। तो पूरी ज़िंदगी जो है आपकी ईगो डिफ्लेशन का दूसरा नाम है, और ये धीमे धीमे करके ईगो डिफ्लेट करें अपना, और खूब काम करें, धीमे धीमे करके ईगो डिफ्लेट करें अपना। ह्यूमिलिटी इज़ द एसेंस, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस जो है वो ज़िंदगी जीने का एसेंस होती है। यहाँ पर अगर मैं आऊँ और सब लोगों से नहीं मिलूँ प्यार से, तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने का। मैं मुंह बना के बैठा रहा हूँ, मैं कॉफ़ी पीता रहा हूँ अपने तुम्हारे मेकअप रूम में, जब मेरा बारी आएगी तो मुझे बुला लेना ना, तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ, तो ये हल्का सा जेस्चर करने में मुझे क्या एतराज़। ये बहुत छोटा जेस्चर है, लेकिन करने में जन्म लग जाता है। आपका ईगो जो है आपको अलाउ नहीं करता कि आप जिस तरीके से आप मिल रहे हो वैसे मिलो, आपको खुल के मिलना पड़ेगा, उसके लिए ईगो डिफ्लेट करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं हो ये बोलना पड़ेगा। तो ये जो है, और बाकी जो है मतलब एक हायर पावर पर यकीन करो यार, ज़िंदगी सुकून में रहती है। बड़ी ज़िंदगी बहुत मीठी है, मतलब हम ज़बरदस्ती उलझा लेते हैं उसको, अननेसेसरली हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं उसको, कि जो है मतलब इससे बात करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ये एक्टर अच्छा, ये ख़राब है, ये अच्छा ले सकते। अरे क्या बुरी बात है कहने में, क्या हर बंदा अच्छा है ना। बुरा जो देखें मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने बुरा खोजने की कोशिश करी तो जो है कोई बुरा नहीं मिला, अपना दिल खोजा तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपसे बुरा कोई है ही नहीं, आप ही बुरे हैं, तो उस दिन आप दुनिया को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। दैट्स ऑल। अच्छा, ऐसे कहा जाता है ना कि एरोगेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर एन आर्टिस्ट, आपको नहीं लगता? नहीं है यार, बहुत मैंने कर ली ना, 40 साल तक वही की, 40-50 साल तक वही की मैंने, वही बड़ा एरोगेंट था मैं। इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया।
छोड़, मेरे परफॉर्मेंस में दिक्कत आने लगी, मैं क्रिएटिविटी में दिक्कत आने लगी, मैं लिरिक्स क्रिएट करने में घबराने लगा, एक्टिंग करने में दिक्कत आने लगी कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ हो रही है। यहाँ वैसे भी देख लो ना, पंकज कपूर देखो कितने बड़े एक्टर हैं, क्योंकि बहुत ही, ओम जी थे, स्वर्गीय ओम जी कितने बड़े एक्टर थे। ऐसे भी एक्टर हैं जो लगातार गुस्सा करते हैं, ना गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है उनके, वो देखो कहाँ फंसे हुए हैं। आज की तारीख में कोई पूछ नहीं रहा उनको। लोग, अमिताभ बच्चन देखो ना, 80 की उम्र में जो है आपकी मतलब लड़कियां दीवानी हैं उनकी कि यार क्या बच्चन साहब क्या करते हो। कल की देखो, लुक एट कल की इस उम्र में की है उन्होंने, और क्या एक्शन कर रहे हैं। खाली इसलिए कि जो एरोगेंस नहीं है ना, एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस अब पर्सनैलिटी में आती है। एरोगेंस इज ऑलवेज, वो हमेशा एरोगेंस क्या कहते हैं, एरोगेंस बतलाई नहीं जाती, एरोगेंस देखी जाती है। अगर कोई बंदा बहुत बड़ा है ना तो एरोगेंस उसकी अपने आप दिखेगी उसमें, वो चलेगा घूमेगा फिरेगा उसमें एरोगेंस नजर आएगी। ये जबरदस्ती इसके पास मत जाओ। एरोगेंस कभी आपके मतलब वो बतलाई नहीं जाती, हमेशा देखी जाती है कि हाँ यार ये बंदा, इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ बात है, कुछ वेट है, पावर है, इसलिए इसके पास ही मत जाओ। Then maybe arrogance is the wrong word. एरोगेंस इज अ रॉन्ग वर्ड, या एरोगेंस, हाँ वो गलत वर्ड है। वो अंदर की पावर होती है, अंदर की वेट होता है, कुछ बंदों में होता है। बच्चन साहब के पास में वेट है, ओम जी के पास में वेट था कि ज़बरदस्ती उनके पास मत जाओ, वो खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास में। पंकज जी मतलब ही इज़ अ वेरी वेलकमिंग पर्सन, लेकिन जो है एक हद के आगे आप उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना स्पेस है। और ऐसे भी लोग हैं जिनसे आप हाथ मार के, कंधे पे हाथ मार के, माओ क्या हाल है तेरे, मिल सकते हो, क्योंकि उनके पास वेट ही नहीं है। तो इतना मौका मत दो किसी को, क्योंकि आपका फ़ायदा उठा सके। और साथ में ये भी मत करो कि जो है मतलब लोग बाग आपसे डरें। आप डराने के लिए आए हो ज़िंदगी में क्या? नहीं आए ना, प्यार करने के लिए आए हो ना, बहुत प्यार करने के लिए आए हो। तो मुझे अब लगता है कि मेरा जन्म ही इतना सदा प्यार करने के लिए हुआ है, कुछ कहने के लिए। हर बंदे को, लड़के को, लड़की को, बड़े को, बूढ़े को, बच्चों को, कुत्ते को, बिल्ली को, हर बंदे को प्यार करने के लिए बनाया मेरा जिंदगी। सो आपके लिए ओजी रॉक स्टार कौन है? जब आप छोटे थे तब आप किसे सुनते थे? मैं तो किशोर कुमार को सुनता था। एंड ही वाज अ रॉक स्टार टू यू? रॉक स्टार हो या ना हो, मेरे तो आइडल थे। किशोर कुमार जो है मतलब ऑलवेज बीन माई आइडल। किशोर कुमार बहुत ही बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े सिंगर थे। रॉक स्टार एक्चुअली वो जो है मतलब परफॉर्म करते हुए थिएट्रिकलिटी थी ना उनमें, जो गाना गाते हुए थिएट्रिकलिटी जो थी, सोबरनेस नहीं थी उनमें। वो लैक ऑफ सोबरनेस जो होती है ना, लैक ऑफ जो एक्चुअली थिएटर एक्टर में होनी चाहिए, वो थिएट्रिकल सिंगिंग थी। मतलब बॉडी को तोड़ मरोड़ के गाया करते थे। उनकी मैंने सुना देखा नहीं आज तक उनके उसमें, लेकिन मैंने सुना कि जो है रिकॉर्डिंग रूम में जब उछलते हुए गाया करते थे, उछलते कूदते हुए गाया करते थे वो, उछलते कूदते हुए, एक जगह टिक के नहीं गाया करते थे। तो वो जो है वो जो बेबाकी होती है, लापरवाही जो होती है ज़िंदगी जीने में भी और परफॉर्मेंस में भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेबाकी होनी चाहिए यार, बेफिक्री होनी चाहिए ज़िंदगी जीने में। ज़िंदगी जीने में ऐसा नहीं साला आप घुट पिस के जो है मतलब कमोबेशी के साथ में 5 लोगों से बात कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। अरे जाओ ना, खुलो यार, खुलो, आप अपने आप और रॉक स्टार बन जाओगे। ऐसे कई लोग हैं जो कभी कुछ भी परफॉर्म नहीं करते इन सोशल लाइफ। सर्टेन पर्सन्स आर देयर बट दे आर वेरी वांटेड। हर बंदा पसंद करता है उनको, यार वो उसको बुलाओ यार बंदे को। वो बातें अच्छी नहीं करता, खाली बैठता है हमारे पास में, हिज कंपनी इज़ वंडरफुल। ऐसे बंदे होते हैं, रॉक स्टार होते हैं। मेरा एक दोस्त था ग्वालियर में, आपके वो कुछ नहीं करता, मतलब खाली आके बैठ जाता है, बीच में 5 बातें कह देगा, तो उसको बोला मेरे को बड़ी पसंद है उसकी कंपनी, हर बंदे को पसंद है उसकी कंपनी, वो रॉक स्टार है। तो रॉक स्टार खाली गाना गाने से नहीं होता। तो रॉक स्टार तो हमारे आसपास होते हैं, हम पहचान पाए उनको तो बात है। क्या हूँ नहीं नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ही इज आल्सो अ रॉक स्टार इन हिज ओन राइट। हाँ, ही इज अ रॉक स्टार इन हिज ओन राइट। हाँ। सर, तो मैंने सुना है कि आप खुद को एज एन इंट्यूटिव म्यूजिशियन डिस्क्राइब करते हैं। हाँ। पर कोई चीज़ें होंगी, कोई रिचुअल्स होंगे या कुछ होगा प्रैक्टिसेस जो आपको सेटिंग में एक सेटिंग क्रिएट होती है जिसमें आप नेचुरली फिर वो क्रिएटिव फ्लो एक्सेस कर सकें? नहीं होती यार, कुछ भी नहीं होती मेरे साथ में। तो आपके मैं तो रात को बैठता हूँ, कई बार एक आध रम पीता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि कर देना चाहिए गाना, और अपना माइक्रोफोन उठाता हूँ और मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। रम में नहीं पीता, बल्कि ऐसे ही जनरली बैठे बैठे लोग बैठे हुए हैं, मैं ऊपर चला गया ऑफिस में और मेरे दिमाग में कुछ चीज़ आई तो मैंने रिकॉर्ड कर दी, उसको रात को जाकर नोट कर ली। तो ऐसे ही दिमाग में आता है। कभी दिमाग अलग से स्पेस नहीं चाहिए मुझे कुछ क्रिएट करने के लिए, ना एक्टिंग में, ना सिंगिंग में, ना लिरिक्स में, ना राइटिंग में। तो आप स्टेज पे भी जाने से पहले कुछ ऐसा आपका स्टेज पर जाने से पहले मैं आई इंस्ट्रक्ट एवरीबडी कि जो कीप क्वाइट नाउ,
इट्स टाइम टू परफॉर्म, अब कीप क्वाइट। आधे घंटे पहले मैं और कोई करे ना करे मैं कर लेता हूँ कि मैं अपने आप को कट डाउन कर लेता हूँ और कर्टेल हर बंदे से कट डाउन कर लेता हूँ और चुपचाप बैठ जाता हूँ कि और बंदे करें ना करें, लेकिन मैं जो है मतलब आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट परफॉर्मर अभी भी, आज की तारीख में भी। आज भी जो है स्टेज पे जाने के पहले बहुत डर लगता है, तो जाने के बाद में एक बार ऑडियंस दिख जाए तो उसके बाद में फिर मैं सहज हो जाता हूँ। लेकिन आज भी स्टेज पर जाने के पहले उतना डर लगता है, मतलब भले ही परफॉर्म करने, एक्टिंग करने जा रहा हूँ, थिएटर करने जा रहा हूँ या सिंगिंग करने जा रहा हूँ, अब भी बहुत डर लगता है। तो मैं अपने आप को चुपचाप कर लेता हूँ, वो मेरे रिचुअल है। और हर बंदे से प्यार से बात करता हूँ, असली इंपॉर्टेंट बात है, हर बंदे से प्यार से। मेरे बैंड की खासियत ये है, अभी तक तो है, कम से कम आगे रहेगी नहीं मालूम नहीं, अभी तक ये है कि व्हेन एनीबॉडी इज सिक, एनीबॉडी इज इल, एनीबॉडी इज नॉट फीलिंग वेल, एवरीबॉडी गो टू हिम टू आस्क कि जो है हाउ आर यू, कुछ हम कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ हैप बैंड कि हमें खाली गाना है और गाना गाने के बाद अलग अलग हो जाना है, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं कि खाली गाने तक ताल्लुक़ है, गाने के आगे भी ताल्लुक़ है। घर में क्या चल रहा है, पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, ये सब चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी है। तो वही, और मेरे ख्याल से वही चीज़ जो है अभी तक बॉन्ड है हम लोगों के बीच में, वो ख़त्म हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ख़त्म, भगवान करे ना हो, टचवुड, अभी तक तो उम्मीद यही है। इसमें हमारा जो राहुल का है, राहुल गांधी का, उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारा जो बॉस है, तंबू का जो ओनर है राहुल गांधी, उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो जो है मतलब ऐसा कोहेसिवली सबसे ट्रीट करता है, सबको बनाकर चलता है, साथ लेकर चलता है कि उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसका नेचर जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है तंबू में। तो ये है। तो आज यहाँ पे हमारे साथ कोई बहुत ख़ास है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। उनका नाम जोमेटो वाला शायर है और एक वो जोमेटो के साथ काम भी करते हैं एज ए डिलीवरी पार्टनर। तो आपकी इजाज़त हो तो? हाँ बाकायदा आओ भाई। क्या हाल तेरे? दुआएं। बैठ। नाम क्या है? रियाल अहमद। रियाल अहमद जी। अच्छा। और बाकी जो लोग मुझे जानते हैं वो जोमेटो वाले शायर के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्या करता है? शायरी करता है? जी। अच्छा। एक कॉम्बिनेशन बनाया था शायरी का। एक्चुअली में कुछ ऐसी स्थिति थी कि शायरी स्टेज से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि घर भी देखना था और शायरी भी करना था और आपको देख के इंस्पिरेशन भी आती थी। तो जब मैं टूटा तो आपका एक गाना है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में बेड़िया, तो उसको सुन के कानों में ईयरफोन लगा के डिलीवरी करता था और सोचता भी रहता था कि कैसे कोई कंटेंट ऐसा निकाला जाए कि शायरी भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो उसी में से निकाला गया, शायरी भी की और डिलीवरी भी की, तो उसी में से एक जोमेटो वाला शायर नाम आ गया। बहुत बढ़िया। चल। और आपको देख के ही सीखा हूँ लिखना और बाकी चीज़ें, तो बस एक इंस्पिरेशन है आप। और आपसे ये बात भी जाननी है कि आगे कैसे कोशिश की जाए, या नए राइटर जो आ रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ें। करता रहे यार कोशिश, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बताएगा तो बेवकूफ़ बनाएगा तेरे को जी। बस करता रहे, अपना करता रहे, काम करता रहे, शायरी करता रहे, करके काट करके पीठ, ये अच्छी नहीं लगी, ये लाइन ख़राब है, ये खुद करता रहे, खुद समझने की कोशिश कर। जैसे जैसे दिमाग में बुद्धि बढ़ेगी, उम्र के साथ में बुद्धि बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ेगी, अनुभव मिलेंगे, तजुर्बे मिलेंगे, वैसे वैसे तू निखरता जाएगा। और जहाँ जो रुक गया किसी की सलाह लेने के लिए कि सर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, आप बड़े शायर हो, आप मुझे बतलाओ। अरे बड़े शायर कुछ नहीं होते, सब बकवास करते हैं, कोई बड़ा शायर नहीं होता। तुम भी बड़े शायर हो, तुम्हारी उम्र है ना जी। उम्र के हिसाब से तुम, यू कांट भी पीयूष मिश्रा, यू कांट भी जावेद अख्तर। पीयूष मिश्रा ने एक उम्र में ये मुकाम पाया, जावेद अख्तर ने, गुलजार साहब ने एक उम्र में मुकाम पाया, तुम अभी उस उम्र के नहीं हो। हम भी तुम्हारी उम्र में ऐसे ही रहे होंगे जी। तो अपनी उम्र पर जो है अफसोस मत करो, अपनी उम्र पर गर्व करो कि हाँ भी मैं इस उम्र का हूँ और इतनी बढ़िया बात कह रहा हूँ। आज से 5 साल बाद मैं और बढ़िया बात कहूँगा, उससे 5 साल बाद मैं और भी बढ़िया बात कहूँगा। तो सर आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपकी हमने एक वीडियो देखी थी सौरभ सर के लल्लन टॉप की, तो उसमें एक बात आपने कही थी कि सिगरेट वाली। नहीं, अब ब्रेक तो कर लेंगे, समाज बंधा हुआ है, समा तोड़ेंगे क्या ब्रेक के लिए? एकदम जोर की तलब आई, याद आई कि सिगरेट आई? याद भी आई, सिगरेट भी आई। कि उन्होंने पूछा सिगरेट आई या वो आई, तो उसी पे एक शेर हमने आपके लिए कहा था। हमने सोचा था कभी अगर आपसे गुफ्तगू होगी तो पूछा जाएगा, ये शेर आपको सुनाया जाएगा। तो शेर हमने आपके लिए ये कहा था कि ख़त उसको इसलिए भी नहीं लिखता मैं, कि ख़त उसको इसलिए भी नहीं लिखता मैं, सुना है उसका बच्चा पढ़ने लायक हो गया है। अरे वाह
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये शेर हमने आपके लिए ही कहा था कि जब आप कभी मुलाकात होगी, आपने वो वीडियो देखी, ये शेर कहा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो बच्चे बढ़ाओ। एक बात आपसे ये भी जाननी है, जब थोड़ा आगे बढ़ने लगी है तो बहुत सारे हेटर्स आ जाते हैं, तो उनको कैसे डील करना? कुछ नहीं, अरे वो तो आएंगे, ज़बरदस्त आएंगे। वो मेरे ज़िंदगी में तो अभी तक हैं जी। तो अभी की अपनी बात कर रहा है, मेरी ज़िंदगी में अभी तक हैं। मैं 62 का हो गया, अभी तक हैं हेटर्स। तो बहुत हेटर्स बल्कि बढ़ गए हैं, हाँ, बढ़ गए हैं, बढ़ उसी गए। का हाँ। कोई तरीका? अरे तरीका कोई तरीका नहीं है उसका। हेटर्स का डोंट केयर अबाउट देम यार, हु केयर्स ऑफ, डोंट केयर अबाउट देम, बात सवाल ही पैदा नहीं होता। काम करता, अपना काम से बड़ा एरोगेंस कोई नहीं है, काम से बड़ा तपस्या, काम से बड़ी तपस्या कोई नहीं है, काम से बड़ा वार कोई नहीं है। काम करके आप बड़े बड़ों पर वार कर सकते हो। आप लगातार काम करो, आपके काम को तो नहीं रोक सकते ना वो। नहीं। हेटर्स आपको परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको दिमागी तौर पर परेशान कर सकते हैं, फिजिकली परेशान कर सकते हैं, आपके कई काम होने से रोक सकते हैं, ये भी हो सकता है जी, है ना। लेकिन आपके काम को आप अगर काम कर रहे हो तो आपको रोक नहीं सकता कोई। जी। अगर आप काम होने से मतलब कोई काम परफॉर्म कर रहा है, वो आपने कहीं शायरी पढ़ी, उसने कटवा दिया आपका नाम कि यहाँ नहीं पड़ेगा, ये हो सकता है। लेकिन आपने जो शायरी लिखी है, लिखने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, नहीं रोक। और लिखने से उस्ताद जो है वो, बताओ मैं, ये अपना कर्म होता है। ये एक भगवत गीता है मेरे ख्याल से, उसमें एक बात कही गई है, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। जी। एक बार अगर आपने काम कर दिया, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर आपने एक शायरी की है, आपको मालूम नहीं आज से 10 साल बाद हो या कभी भी हो, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा आपको। और सर, जैसे पूछना है कि जैसे नए राइटर हैं, वो कौन सी किताबें पढ़ें जो उनको, और किताबें पढ़ो यार, सब किताबें पढ़ो। आपकी कोई ऐसी फेवरेट किताब? नहीं ऐसी, मैं तो बचपन में 10th में था, मैंने क्या साहिर लुधियानी पढ़ लिया, हरिवंश राय बच्चन पढ़ लिया, रामधारी सिंह दिनकर पढ़ लिया, सब चीज़ें पढ़ ली मैंने, सब चीज़ पढ़, सब पढ़ो यार, सब पढ़ो। न्यूज़पेपर कटिंग से लेकर किताबें, मैगजीन्स, नॉवेल्स वगैरह सब पढ़ो, बूटो की किताबें सब पढ़ो। तो एक शेर आपको और सुनाना चाहेंगे? सुनाओ। शेर है कि तुझमें मैं अपनी तकदीर देखता हूँ, तुझमें मैं अपनी तकदीर देखता हूँ, रातों में हाथों की लकीर देखता हूँ, और कोई मुझसे पूछे मेरी अलहदगी की वजह, कोई मुझसे पूछे मेरी अलहदगी की वजह, निकालता हूँ फ़ोन और तेरी तस्वीर देखता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। सर, आपसे ये मेरी डायरी है जिसका मैंने नाम रखा है दरख्त, पेड़। तो ये हमें बहुत कुछ देती है, तो आप इस पे कुछ ऐसा कर दें कि लिख दें, अपना ऑटोग्राफ कर दें कि इसके 4 चांद लग जाएं। अरे एक ही ऑटोग्राफ है, जियो मेरी जान। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई। अब आपके सेकंड गिफ्ट का टाइम हो गया है। क्या ये लो, क्या है इसमें? देखो आप। यार तुम लोग बड़े मिस्टीरियस हो। ये क्या है? इट्स अ म्यूजिक बॉक्स। म्यूजिक बॉक्स से क्या होता है? आप, मैं दिखाऊं? ये आपको ऐसे, हाँ, ये ऐसे घुमाना। हाँ। बट ये मैंने स्पेसिफिकली चूज़ किया आपके लिए क्योंकि ये क्या है ये? गॉडफादर की थीम है ये म्यूजिक। मेरे फ़ोन में भी यही है। हाँ। मेरे फ़ोन में भी यही है। गुड। तो उसी नोट पे आप कोई मूवी रिकमेंडेशंस दे दीजिए, आपको कौन सी पसंद है? मेरे तो यही है यार, मेरी तो बड़ी फेवरेट फिल्म है गॉडफादर। तो जो है, मैं तो किसकी नहीं होगी, तो मेरी तो बड़ी फेवरेट फिल्म है। मैं तो जब भी परेशान होता हूँ तो देखता हूँ उसको निकाल के, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है, अल्टीमेट फिल्म लगती है। मैं बहुत अधिक फिल्म देखता नहीं हूँ, अधिक सिनेमा देखता नहीं मैं, आई एम नॉट अ सिनेमा बफ। तो मेरे तो बहुत ही चॉइसेस कम है उसमें। ये है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है अंग्रेज़ी फिल्मों में, है ना, अंग्रेज़ी फिल्मों में ये है, साउंड ऑफ म्यूज़िक है, वेस्ट साइड स्टोरी है, फिडर ऑन द रूफ है, ये चीज़ें हैं। और हिंदुस्तानी में जो आपकी विजय आनंद की सारी फिल्में, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ और गाइड और तेरे घर के सामने, और सब जो हैं उनकी सारी फिल्में जो है मेरी ऋतिक घटक की सारी फिल्में, मेघे ढाके तारा या कोमल गांधार या ये सब जो हैं, ये है मेरी फेवरेट फिल्में।
रमेश सिप्पी और शेखर कपूर 2 फिल्म मेकर्स हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो उनकी कोई भी फिल्म उठाकर देख लो तो जो है इसमें फिल्म मेकिंग नज़र आती है अलग से। शेखर कपूर और रमेश सिप्पी, वो बड़ा पसंद करता हूँ मैं उनको। इतनी सारी बोल दिया, हूँ क्या? तो आप वही सेम फिल्म आप दोबारा देखना पसंद करते हैं या? हाँ, मुझे ज्वेल थीफ कभी बोर नहीं करती। मैं कितनी बार देख चुका हूँ ज्वेल थीफ, शॉट याद हो गए हैं मुझे उसके। जॉन मेरा नाम कितनी बार देख चुका हूँ, मुझे शॉट याद आ गए उसके। तो कोई कभी परेशान नहीं करते मुझे। गॉडफादर जितनी बार देख लो आप, गॉडफादर जितनी बार बीच में से उठा के देख लो, आपको परेशान नहीं करती। आपको ताज़ी फिल्म लगती है, हर बार नया मीनिंग लगता है उसमें। प्ले की तरह से वो लाइक ए थिएटर। रीसेंट में से कोई आपको पसंद है? देखी नहीं यार मैं देखता ही नहीं, पिक्चरें देखता ही नहीं। सिनेमा इज़ नॉट माई, सिनेमा मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया है यार, साफ सी बात है, ऑक्यूपेशन है। सिनेमा से मैं पैसे कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ। मेरे को बहुत पैसे दिए जाते हैं सिनेमा से। सिनेमा इतना ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है ना कि इससे ऑक्यूपेशन है, कि इससे पैसे बहुत मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत पैसे मिल जाते हैं सिनेमा से। फिर मैं अपना आराम से थिएटर करता हूँ, पोट्री लिखता हूँ अपनी, मैं बैंड के साथ ट्रैवल करता हूँ, वो मेरा पैशन है। एक्टिंग वर्कशॉप्स लेता हूँ, वो मेरा पैशन है। एक्टिंग शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करना, ये मेरा पैशन है। तो उसमें जो है बड़ा मज़ा आता है मुझे। सिनेमा से मैं पैसे कमाता हूँ। और आपकी करंट म्यूजिक प्लेलिस्ट कैसे दिखती है आप? मैं वो भी नहीं सुनता। नहीं, वो भी नहीं सुनता। मैं जो है शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद में, आई डोंट बिलोंग टू एनीबडी, शाम को 6 बजे के बाद में आई एम इन प्रेयर। मेरा प्रेयर टाइम होता है 6 बजे के बाद में, और नोबडी इज अलाउड टू कम टू मी। और अपना प्रेयर टाइम और मेडिटेशन टाइम, विपश्यना शाम को। और मेरी बीवी है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी छोटी कुतिया है विनी। और कोई आ जाए तो आ जाए, मोस्ट वेलकम है इन माई हाउस, लेकिन कोई आता नहीं है शाम को कोई भी। वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वो तो बहुत, दैट प्लेस इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम अंधेरी, गोरेगांव ईस्ट। तो अभी आई एम शिफ्टिंग इन वर्सोवा। अब वहाँ देखते हैं, यहाँ पर लोगों का जमघट लगना शुरू होगा, क्योंकि मेरा घर तो जो है पूरा धर्मशाला बनने का जो है पूरा आसार है उसके, क्योंकि वी आर वेरी गुड होस्ट। मैं और मेरी बीवी जो है वी वेलकम गेस्ट। और मेरे स्टूडेंट्स बहुत हैं, मेरे जानकार बहुत हैं, मेरे दोस्त बहुत हैं। तो आएंगे तो जो है दे आर मोस्ट वेलकम। आपको लोगों में रहना पसंद है? मुझे अकेला रहना पसंद है। लोगों में रहने के बाद भी अकेला रहना पसंद। अगर मैं लोगों में रहता हूँ तब भी आई लव माई सॉलिट्यूड। मुझे अकेलापन ही पसंद है मुझे। लोगों में रहने के बाद भी मैं अपनी ऐसा मौका खोजता हूँ कि मैं अकेला हो जाऊँ। तो सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लोनर एंड बीइंग लोनली। आप अगर लोनली हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ अ फॉल्ट। और अगर आप बीइंग ए लोनर, अगर आप लोनर हैं, सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, दैट्स ए गिफ्ट। तो बचपन में सोचा करता कि मैं इतना लोनली क्यों हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। आज की तारीख में लगता है कि लोनली हूँ, मैं लोनर हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब अपने साथ रहते हैं आप, तो फिर आप अपने ईश्वर को याद करते हैं। आपके पास और कोई याद करने के लिए है नहीं, और तुम्हारी उम्र भी है नहीं ईश्वर को याद करने की। तो अभी तुम जो है अपने जवानी में जो कुछ करना है वो करो। इसके बाद में एक उम्र आएगी जब तुम्हें लगेगा कि यार ये है उम्र, जो है मतलब इस वक्त जो है ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो अभी उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी तुम आराम से प्यार करो खूब सारा। आप क्या कहोगे कि ये एक्सपीरियंसेस तो होने ही चाहिए? सब होने चाहिए यार, सब होने चाहिए जवानी में। सब कौन सा मतलब आपके रिलेशनशिप तो होनी चाहिए, लड़के से रिलेशनशिप वो तो मस्ट है, मतलब होगी। आप नहीं भी चाहोगे तो भी हो जाएगी। और बाकी और 50,000 किस्म के संबंध जो आप चाहते हैं, कई बार नहीं भी चाहते हैं, आप वो भी हो जाते हैं आपके संबंध। आपके फ्रेंड से, आपके फिलोसोफर से, आपके गाइड से, आपके टीचर्स से, आपके पेरेंट्स से। बाप से संबंध बदल जाते हैं जवान होने के बाद में, बाप से संबंध बदल जाते हैं। जनरेशन गैप आ जाता है कि आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूँ। बाप भी समझ नहीं पाता। हर बाप को यही प्रॉब्लम होती है। 20 साल के बाद में बेटे को हो गया जाता है। 20 साल के बेटे को ज़माने की हवा लग जाती है यार। उसमें लगता है कि मैं भी बड़ा हो गया, मेरे पास भी जानकारियाँ हैं। अभी तक तो सारी जानकारियाँ बाप से ली हैं मैंने, अब जानकारी मेरे पास भी हैं, मेरी मौलिक हैं, वो ओरिजिनल है। तो मैं उससे फाइट करूँगा, तो वो आपके मतलब फाइट करता है, पंगे लेता है। या तो मेरे को मेरी बात का जवाब दो, वरना फिर मेरे रात को झेलो। यही है। आप कैसे टाइप के फादर हैं? आप स्ट्रिक्ट हैं? मैं यार बहुत ही लीनियंट हूँ। मेरी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट, मैं बहुत लीनियंट हूँ। मेरे बच्चों को जो है बहुत आराम से, मैंने क्या पाला, मेरी बीवी ने पाला एक्चुअली। तो दोनों को आर्टिस्ट पहले बनाने की कोशिश करी हमने, आर्टिस्ट नहीं बन पाए। दोनों एक्टर्स हैं, उनकी मैंने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, तो दोनों ने कबूल किया कि हमें अच्छे लगते हैं परफॉर्मेंस, बट नॉट प्रोफेशनली। तो बड़े वाले ने स्पोर्ट्स चुना, वो 26 साल का स्पोर्ट्स लाइन में है वो।
स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है, और छोटे वाले ने फिजिक्स चुना, 19 ईयर्स का है वो, नासा में जाएगा वो कुछ क्रिएट करेगा। तो मैंने कहा बढ़िया बात है। तो वो दोनों अपने काम में लगे हुए हैं, मैं अपने काम में लगा हूँ। मेरी बीवी आर्किटेक्ट है, आजकल छोड़ के बैठी है, मतलब उसका पति कमा रहा है तो आजकल उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो घर में है। और हमारी 5वें मेंबर है हमारी छोटी कुतिया है विनी, वो दैट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फैमिली, वो है। और सैकड़ों दोस्त, हज़ारों लाखों करोड़ों दोस्त। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर दोस्त बना लेता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पर। सबसे मिल नहीं पाता अलग बात है, लेकिन सब कभी जाता। आज भी मैं खड़ा हुआ था, मैं आई ट्रैवल बाय ऑटो बिकॉज आई डोंट ड्राइव, मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, तो जो है आई डोंट ड्राइव, तो आई ट्रैवल बाय ऑटो। तो आज भी जो है मैं वहाँ पर लिफ्ट मांग रहा था किसी से ऑटो से, तो एक सज्जन मिल गए कि सर हमने आपको देखा था, आप चलिए हमारे साथ, कहाँ जाना है आपको? तो बोला भी मैंने उनसे कि आप जाइए, आपको कहीं और जाना होगा। उन्हें जाना था मलाड, वो बेचारे छोड़ के गए मेरे को ऑफिस में। तो आई जस्ट फील थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड है मेरा कि जो है मतलब इतना पसंद करते हैं लोग बाग मुझे, बहुत बड़ी बात है। सर आपका जो अभी टूर होने वाला है उड़न खटोला, उसमें भी कोई ऑन्टोराज टूर बस की आइडिया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये 9 नवंबर से होने वाला है। कलकत्ता से शुरू कर रहे हैं इसको, और ये जाएगा जो है करीब फेब एंड तक जाएगा। उसमें एक ऑन्टोराज टूर है बस से। तो जब हम दोनों सिटीज़ जो है पास है, जैसे इंदौर भोपाल पास है, या चंडीगढ़ दिल्ली, और दिल्ली में तो अभी नहीं है, चंडीगढ़ और गुरुग्राम आसपास है, या बड़ौदा और अहमदाबाद आसपास है, तो हम बजाय जो है आपके फ़्लाइट से हम जो है वहाँ पर टूर बस से करेंगे। और बस के अंदर जो है आपके मतलब कंपोज करने की कोशिश करेंगे, बस के अंदर कुछ धमाल करने की कोशिश करेंगे, बस के अंदर जैम सेशन करने की कोशिश करेंगे, बस के अंदर जो उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, और नए लोगों से मिलेंगे। हर जगह जाके ढाबे में जाएंगे, ढाबे बस रोकेंगे, वहाँ पर बंदों से मिलेंगे, क्या यहाँ खान पान है, क्या डायलेक्ट है यहाँ का, क्या गालियाँ चल रही हैं आजकल यंगस्टर्स में, ये सब बात करेंगे उनसे, है ना, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिकॉज गाने हमारे जो है वो सिर्फ जो है मेट्रोज़ के लिए नहीं, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए नहीं, गाने हम के कदरदान जो हर जगह हैं, और वहाँ पर गाने पहुँच नहीं पाते। तो ऐसी भी जगह हैं जो जहाँ तक आज तक नहीं गए, जहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। आगरा है, ग्वालियर है, कानपुर है, जबलपुर है, इन जगह आज तक कोई यूजुअली बैंड जाना पसंद नहीं करता। हम जाना पसंद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये बैंड में जो है ये कॉज भी है, एक मतलब इस बैंड का जो है जो कमाई होगी ना, उसका एक पर्टिकुलर प्रतिशत जो है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम वहाँ के स्ट्रे डॉग्स के हेल्प के लिए प्रेजेंट करेंगे, एनजीओ से ताल्लुक़ करेंगे, और स्ट्रे डॉग्स को हम लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरी बीवी जो है मतलब उसकी इंचार्ज होगी, प्रिया नारायण मिश्रा, वो जो है मेजर डॉग लवर है, और स्ट्रे डॉग्स को जो है वो मतलब आपके बहुत ही ज़्यादा हम लोग मतलब चाहते हैं कि यार इनको पूछता नहीं है कोई, और ज़बरदस्ती के खाना डाल जाते हैं और एहसान करते हैं इन पर। अरे उनको प्रॉपर खाना चाहिए, बाकायदा जो है हेल्दी खाना चाहिए। भूखे हैं वो, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी खा लेते, मैंने देखा है, मतलब डाल जाते हैं उसके बाद खाना पसंद नहीं करते। वो कई बार चीज़ें ऐसे डाल जाते हैं कि उनको खाना पसंद नहीं करते। तो वो जो है बाकायदा उनके लिए कुछ प्रॉपर नर्चर हो उनको, और बाकायदा उनकी देख रेख की जाए। जितना हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिया विल बी इन चार्ज ऑफ इट, एंड ये है। इसके बाद में जो है बाहर का टूर दिख रहे हैं, यूके और यूएस और कनाडा का, वहाँ का टूर दिख रहे हैं। तो बैंड अभी फ्लरिश कर रहा है, चल रहा है। इसके अलावा मेरी शूटिंग्स है बहुत सारे बीच में, लेकिन शूटिंग्स में एक एग्रीमेंट में शर्त डाल देता हूँ मैं कि शनिवार इतवार को मैं जो है जहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस होगा वहाँ पर पहुँच जाऊँगा उड़ के, वहाँ परफॉर्म करूँगा। मंडे को फिर मैं आई विल बैक टू द शूट। तो वो जो है बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। सर आपका फेवरेट बैंड कौन सा है? फेवरेट बैंड मैं सुनता ही नहीं किसी बैंड को, म्यूजिक सुनता ही नहीं मैं। कोई ऐसा बैंड जिसके सदस्य आपको ऐसे फैसिनेटिंग? नहीं, मुझे ये बड़े ये दोस्त भी थे, इंडियन ओशन पहले दोस्त भी थे। जब ये आशिम था इसमें, आशिम जिसकी डेथ हो गई, तो मेरे दोस्त भी थे लोग, और बड़े अच्छे बजाय। खास बात ये थी कि लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड था। उसके बाद में ये गोवा के जो थे हजरत थे अपने, क्या नाम था इनका, गोवा में जो अरे कौन था यार गोवा में इतना बढ़िया है? लकी है ये। अरे गोवा में कौन था यार? गोवा में सबसे बड़ा रॉक आर्टिस्ट था। इडियट्स हो तुम लोग, अकल नहीं है साले बिल्कुल भी, ये नहीं मालूम है तुम्हें? तो वो था ऐसी, और बहुत अधिक मैंने सुने भी नहीं है यहाँ। हवा मैं अधिक सुनता नहीं हूँ यार, मैं ना पिक्चर देखता हूँ ना सुनता हूँ। मैं अपने आराम से
मस्त रहता हूँ आपके, ठीक है, बढ़िया बात है। सुनाई दे जाए तो जाए, वैसे मैं डेलिबरेटली जाकर सुनता नहीं। सर मैं आपसे बुक रिकमेंडेशंस लेना भूल गई थी, आप कोई अगर किताबें रेकमेंड कर सके तो। यार मैं तो प्रमोट करूँगा अपनी किताब, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, पढ़ो यार, बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ के। हिंदी पढ़ती हो? नहीं पढ़ती, बदतमीज़ हो ना, हिंदी नहीं पढ़ती हो साले। नहीं बोलो, अभी कोशिश किया, कुछ काम किया मेरी शायरी के वो कलेक्शन? मैंने नरेशन, मतलब मैंने नरेशन सुने हैं काफ़ी वो। हाँ तो वही पढ़ो, मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में, है ना। और किसी को कुछ अगर sir, which is that one work of yours that you think deserves more recognition, कि अगर और लोग ये देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? किताब जो है, हाँ, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, वो जितना, हालांकि वो बेस्ट सेलर है, लेकिन जितना अधिक पढ़ेंगे लोग बाग उसको ना, उसका नाम ही है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, तो वो जो है दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो उसके ज़रिए आपको जो है मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो। और आपको बहुत सारी चीज़ें, इट्स ए पीरियोडिकल, मतलब आपके पिछले 40 साल का इतिहास है वो, 40-50 साल का, जहाँ मैं गया उस जगह की सोशो पॉलिटिकल भूमिका क्या रही मेरी ज़िंदगी में, तो वहाँ का जो इतिहास है वो, तो दैट इज़, आई थिंक इट्स ए प्रेशियस बुक। फिर मैं तो अपनी किताब रेकमेंड करूँगा यार, मैं तो स्वार्थी बन के अपनी किताब रेकमेंड करूँगा। और सर आपने बताया जैसे पेन के साथ जो रिलेशन है कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, बट क्या कोई खुश रह के भी अच्छा संगीत? हाँ, पहली बात तो खुश रह नहीं सकते ना आप, सीनरी आपके अंदर आ ही नहीं सकती दुनिया में रहते हुए। आप झक मार के जो है आपको तकलीफ होगी, बिना तकलीफ के आप रह ही नहीं सकते, सर्वाइवल आपको मुश्किल है बिना तकलीफ के। इट इज़ हाइपोथेसिस कि हम सुखी रह रहे हैं, सुखी नहीं रह सकते आप। जैसे ही आप जवान होते हैं आपके पास दुविधाएं आएंगी, झक मार के डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा, आपके अंदर सीरेनिटी आएगी बहुत सालों बाद, जो है 50 साल के हो जाए, अगर आपने अटेम्प्ट किया उसके लिए। तो नहीं किया तो अधिकतर लोग जो है 99% जो है वो ऐसे ही मर जाते हैं, दुखी होके, परेशान होके, हमारी इच्छा नहीं हुई, हमारी इच्छा तृप्त है, ये वो करके। अरे वो उसी की तो प्रॉब्लम है सारी की सारी, इच्छा तृप्त है। इच्छा पूरी करना जो है, और इच्छा पूरी करना मतलब आप ईगो ख़त्म कर लो अपना, बस। अगर आपका ईगो ख़त्म हो गया तो आप सीरेनिटी पे हो, ईगो ख़त्म नहीं हुआ तो आप दुखी हो हमेशा। क्यों भाई, है ना। सर एक मैं सवाल अपने सारे गेस्ट को पूछ रही हूँ, पर पता नहीं आप जवाब दोगे या नहीं, कि अगर हम एक प्लेलिस्ट बनाते एलियंस को देने के लिए कि दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बींग्स, तो उसमें कौन से ऐसे 3 गाने आप ऐड करना चाहोगे? गानों की प्लेलिस्ट? हाँ, किशोर कुमार के। हाँ, एक है वो कौन कहते हैं मुझको राजा करके एक फिल्म है, विश्वजीत था मेरे ख्याल से उसमें थे, मतलब कहते हैं अर्ली 70s की फिल्म थी, उनके गाने, उसका आर डी बर्मन का म्यूज़िक था, उसमें मजरू सुल्तानपुरी ने गाने लिखे थे। उसमें है वो बढ़ के बोले बेटा खिड़की खोले बेटा, नाम भूल रहा हूँ, रैप था उसमें एक, वो वाला झुम 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 झुमरू किशोर कुमार साहब का। अरे कोई भी गाना उठा लो किशोर साहब का, तो कोई भी गाना उठा लो, कहना है आज तुमसे पहली बार, वो उठा लो, और ये रात हसीन है जवान, हाय 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 निगाहें, वो तो उन्हें सुनने भी नहीं होंगे। मेरे पापा पसंद करते हैं। हाँ, हाय 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 निगाहें, मिस्टर एंड मिसेस 55, वो उसका, ये लो, ये 3 हैं, तीन तो अभी हो गए, 3 और बतला दूंगा मैं। आपको बताने तो। हाँ नहीं, किशोर साहब के तो यार मतलब वो अल्टीमेट बंदा था, मतलब उसको गाने सुनने चाहिए, सुनते ही हैं लोग। मैं ये यंग जनरेशन को बोलता हूँ कि उनके गाने सुनो यार, क्या बंदा, मतलब आप गिफ्ट था, वो भगवान ने भेजा था उस बंदे को, तो गॉड हैज सेंट दैट पर्सन, है ना। चल, थैंक यू सर। चल मेरी, और एक गिफ्ट है। क्या है गिफ्ट? लाओ आपको पसंद है गिफ्ट या नहीं पसंद है? अरे मैं मिलती है तो मना कौन करेगा यार। सर हमारे ब्रूइंग पार्टनर्स है ब्लू टकाई, उनकी तरफ से आपके लिए एक हैम्पर। आप कॉफ़ी पसंद करते हैं ना, तो अरे वाह, ये सब कॉफ़ी है, और ये भी कॉफ़ी है। हाँ, और ये ले भाई संभाल। और ये हमारे मर्चेंडाइज, हमारे चैनल की मर्चेंडाइज है ये, और उसमें कुछ टी शर्ट्स हैं आपके लिए। हर टी शर्ट पे लिखा है रेकमेंड मी अ सॉन्ग, रेकमेंड मी अ बुक और रेकमेंड मी अ फिल्म। अरे बाबा, चल ये भी ले भाई। सर जाने से पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं, आपके चाहने वाले जो आए हैं इंटरव्यू देखने, उन्हें बोल देंगे सब्सक्राइब करने के लिए, तो
भाई मेरा नाम पीयूष मिश्रा है एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चलचित्र टॉक्स। So yeah guys, I hope you enjoyed this episode. आपको भी उतना ही सीखने मिला जितना मुझे सीखने मिला. This was a personal milestone for me talking to the legend himself. If you're still watching, let me know by leaving a comment with the hashtag Rockstar. And yeah, I will see you with another episode. Bye.